मेरे प्यारे साथियों, सफलता पाने के लिए जेब में गांधी हो या ना हो, सफलता पाने के लिए जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन आपके दिल में आंधी जरूर होना चाहिए। अगर आपने सोच रखा है कि 2025 के अंदर क्लास 12th में हमें 95% लाना है, तो ये ज़रूर आएगा। और इस जुनून को आपको मैं आगे बढ़ाने में मदद कर रहा हूँ। इसलिए मैंने आज आपके लिए लेकर आया है क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम 2025 में आएंगे, सभी को मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ऐसे टोटल 10 प्रश्न जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो इसलिए आप जो है अच्छे से इसको लिख लेना है। नहीं लिखिएगा तो देखिए इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर दे देंगे कॉन्सेप्ट गुरुजी के नाम से, ठीक है ना। लेकिन इसमें पासवर्ड लगा रहता है, आपको क्लास पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और हम आपको समझाएंगे भी अच्छे तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, पहला जो प्रश्न आपका मोस्ट वीवीआई सवाल है वो है अंतर वाला सवाल। अंतर वाला सवाल ये आएगा कि प्रबल विद्युत अपघट्य एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य में अंतर स्पष्ट करें। तो इस सवाल को हम समझेंगे भी और आपको अच्छे से बताएंगे। तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखिएगा। हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है क्लास को पूरा देखें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है ना। तभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो देंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहला पॉइंट इसमें क्या है, यह जल में घुलकर लगभग पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं। देखिए बाबू, प्रबल का मतलब होता है मजबूत, पावरफुल, और दुर्बल माने होता है कमजोर, जो कि उतना क्षमता वाला नहीं है। विद्युत अपघट्य का मतलब हम बहुत बार बता चुके हैं, क्योंकि विद्युत रसायन पढ़ाए हुए हैं। विद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है, वैसा पदार्थ जो कि विद्युत देने पर वो अपघट्य हो जाए, मतलब टूट जाए। अपघट्य मतलब टूटना होता है। तो विद्युत की उपस्थिति में जो पदार्थ टूट जाता है और उनसे धारा प्रवाहित होने लगती है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। समझ गए ना। तो ये जो है प्रबल विद्युत अपघट्य जो है, ये पानी में जब डालते हैं जलीय विलयन में और उसमें करंट देते हैं, तो ये पूर्ण रूप से टूट जाते हैं। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य जो है, ये पूर्ण रूप से नहीं टूटते, आधा आधा ही टूटते हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा है, इनके विलयन की विद्युत चालकता का मान अधिक होता है। सिंपल सी बात है, प्रबल है मतलब हाई पावर है, ज़्यादा आयनों में टूटेगा तो ज़्यादा करंट अपने में से प्रवाहित करेगा, सीधी सी बात है। अब ई ज़्यादा टूट ही नहीं रहा है, तो कहाँ से ज़्यादा करंट प्रवाहित करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, तनुता का इनकी विद्युत चालकता पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। तनुता मतलब समझते हैं, तनुता का मतलब हो गया कि उसको हम तनु कर रहे हैं, सांद्र नहीं। तनु का मतलब हो गया यहाँ पर आपको बताते बढ़िया से, उसमें ज़्यादा हम पानी डालना, उसको मतलब तनुता होता है, समझ रहे हैं ना। तो तनुता पर जो है, तनुता का इस पर अधिक प्रभाव नहीं, मतलब प्रभाव पड़ता है हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य में तनुता का अधिक प्रभाव पड़ता है, समझ रहे हैं ना। और आप इसको, इसका जो एग्जांपल, ये 2 नंबर में आपका सवाल आएगा, इसका एग्जांपल लिख देना है। जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, NaOH, तो ये तीनों आपका क्या है, विद्युत अपघट्य है। कौन सा, प्रबल वाला। इन तीनों को जब पानी में घोलेंगे ना और करंट जब देंगे, तो ये टूट जाएगा। NaCl Na प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में, K प्लस में, Cl माइनस में, Na प्लस में, OH माइनस में टूटेगा, ठीक है ना। और इधर आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य में CH3COOH, एसिटिक एसिड सिरका बोलते हैं, आपको पता ही होगा। और एगो आपका H2CO3 कार्बोनिक अम्ल जिसको बोलते हैं ना। तो ये भी आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य, माना ये सब पानी में उतना आयनों में नहीं टूटता, हल्का फल्का टूटता है। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए कोलराउस का नियम देखते हैं। कह रहा है, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य का अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसमें सभी धनायन तथा ऋणायन के योग के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं हम एक कोई बर्तन ले लेते हैं, ठीक है ना। इस बर्तन में क्या करते हैं, हम कुछ वैद्युत अपघट्य डालते हैं। मान चलिए यहाँ पर वैद्युत अपघट्य उदाहरण में लिए हुए हैं Al2SO4 का होल 3, तो यहाँ पर ले लेते हैं Al2SO4 का होल थराइस। तो इनमें जब करंट प्रवाहित करेंगे Al2SO4 में, तो क्या होगा, ये टूटेगा आपका, ये टूटेगा आपका Al+3 में टूटता है, आपको पता ही होगा। और SO4 माइनस माइनस में टूटता है, मतलब कि -2 आप बोल सकते हैं, ऐसे टूटता है जब इसमें करंट प्रवाहित करते हैं। तो कह रहा है कि जितने भी धनायन और ऋणायन होंगे ना, सुनिएगा ध्यान से, जब इसको हम वैद्युत अपघट्य को विलयन में डालेंगे, तो जितने भी धनायन होंगे और जितने भी ऋणायन होंगे, वो आपके मोलर चालकता के क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर से पढ़ते हैं, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य का अनंत तनुता पर, अनंत तनुता का मतलब तनु विलयन वाला बात हो रहा है, मोलर चालकता उसमें सभी धनायन तथा ऋणायन के योग के बराबर होंगे। आपको पता है कि डेल्टा M क्या है, डेल्टा M आपका क्या है, मोलर चालकता। हम आपको पहले ही बता दिए थे। डेल्टा M किसे सूचित करते हैं, मोलर चालकता को सूचित करते हैं। और यहाँ पर अनंत दे, इसको बोलते हैं अनंत। कोई कोई यहाँ पर डॉट भी देता है, बिंदा देता है, तो कोई बात नहीं, अनंत दीजिए या डॉट बिंदा दीजिए, एक ही बात है। डेल्टा M बराबर किसको तोड़े हैं, Al2SO4 को, तो डेल्टा M के साथ दे दिए Al2SO4, मतलब इनका जो मोलर चालकता है
जो आपका Al2SO4 का मोलर चालकता ये हो गया। और ये कैसे टूटा है, पूरा धनायन ले लीजिए, Al प्लस में टूटा है, Al3 प्लस में, ठीक है बोले हैं, अब प्लस आपका SO4-2 में जुड़ा। अब बोलो सर ये 2 3 क्या दे दिए, ये हम बैलेंस करने के लिए दिए हैं। क्या दिए हैं, बैलेंस, यानी कि समीकरण बैलेंस है। तो देख लीजिए जितना भी धनायन है, यानी कि Al पर 3 को धनायन था और SO4 पर 2 को ऋणायन था, तो दोनों धनायन ऋणायन के योग मतलब जोड़ के क्या है, बराबर कौन, विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है। तो ये आपका क्या था, कोलराउस का नियम। इसका हम जो है अनुप्रयोग भी देख लेते हैं, ये भी आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है ना। चलिए इसका देख लेते हैं। कह रहा है दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। मतलब कि अनुप्रयोग का मतलब हो गया कि कहाँ कहाँ ये यूज हो पा रहा है ना, अनुप्रयोग का मतलब यही होता है। तो दुर्बल विद्युत अपघटित होते हैं उसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता हम ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है ना। फिर आपका आयनिक गतिशीलता का मान ज्ञात करना, फिर जल की आयनिक गुणनफल की गणना करना, वियोजन की कोटि ज्ञात करना। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके एग्जाम में आएगा कि सिर्फ कोलराउस के नियम लिखें तो आपको इतना ही लिखना है, ठीक है ना। अगर बोल रहे उसके अनुप्रयोग भी लिखें तो आपको ये लिखना है। वैसे जल्दी ये नहीं आता है, आपका ये आता है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करें। सीधा सीधा 2 नंबर में आपके सवाल आएगा। कह रहा है जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबाते हैं तो धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 बिंदा क्या बोलेंगे, यानी कि जो आपका थोड़ा सा गुब्बारा जैसा दिख रहा है इसको नॉट बोलेंगे। इसे E0 से सूचित करते हैं, ठीक है ना। मेरे साथियों हमने यहाँ पर 2 चित्र बनाए हैं, आपको अभी इस चित्र पर ध्यान देना है, इसको भी छोड़ देना। ये दूसरे क्वेश्चन का हमने बना लिया है ताकि बाद में बनाना पड़े। देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का परिभाषा पढ़ते समझते हैं। मानक का मतलब क्या था, फिक्स वैल्यू। जिसे मान चलिए हम चावल बेचते हैं तो हम जो है चावल का फिक्स रेट 25 रुपये कर दिया, यानी कि चावल का क्या आ गया, वो मानक वैल्यू हो गया। और इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, जिनसे करंट प्रवाहित हो, और विभव का मतलब क्या होता है, वोल्टेज। तो आप पूरा ये समझ चुके हैं, आप समझाते हैं। देखिए इलेक्ट्रोड हम कैसे बनाते हैं, मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रोड, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है। किसका इलेक्ट्रोड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है। तो जिस भी धातु का इलेक्ट्रोड बनाना पड़ेगा उसको उसी धातु के लवण विलयन में डालना पड़ेगा। तो ये जो हम डाले हैं ना, ये धातु का लवण है, इसी का लवण है। तो मान लेते हैं CuSO4, ये क्या हो गया, कॉपर का लवण हो गया, यानी कि CuSO4। कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रोड अगर हमें बनाना है, जिस धातु का इलेक्ट्रोड बनाना है उसको उसी धातु के लवण में डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ जिंक का बनाना होता है तो ZnSO4 में डालते हैं, समझ रहे हैं ना। अब जरा देखिए जब इनसे करंट प्रवाहित होता है इलेक्ट्रोड में तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, इलेक्ट्रोड पर एक विभव उत्पन्न होता है। इस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, एक विभव उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। लेकिन यह बात हो रहा है मानक इलेक्ट्रोड विभव का, यानी कि फिक्स टेम्परेचर पर ही होना चाहिए, फिक्स प्रेशर पर ही होना चाहिए। तो वही न किए हैं हम यहाँ पर, क्या किए हैं, जब किसी धातु की छड़ को, तो कौन सा धातु यहाँ पर है, कॉपर है, इसको 25 डिग्री सेल्सियस कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं, 25 डिग्री सेल्सियस कर दिए, यानी कि फिक्स टेम्परेचर यहाँ पर कर दिए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रोड पर जो विभव उत्पन्न हो रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। समझ गए ना। तो यही आपका क्या था, छोटा सा टॉपिक था, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसके लिए ही यह चित्र बनाया है, तो उसको देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लवण सेतु। उसी का चित्र हमने यहाँ पर बनाया हुआ, अभी आपको बताएंगे। लवण सेतु, इसको सॉल्ट ब्रिज भी कहते हैं। क्या है, इसके क्या उपयोग है, ऐसे ही ये प्रश्न आ जाता है। तो पहले तो पढ़ लेते हैं। यह एक यू आकार की नली होती है जिसमें विद्युत अपघट्य पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट एवं अगर देखिए अगर कोई शब्द नहीं है यहाँ, अगर यहाँ पर द्रव का नाम है। अगर विलयन की जेली से भरी हुई होती है लवण सेतु कहलाता है। अब आपको हम पूरा बताते हैं। पूरा आपको दिख रहा है, ये डेनियल सेल का संरचना है। किसका सेल का है, डेनियल सेल का ये संरचना है, डेनियल सेल इसको बोलते हैं। डेनियल सेल में आपका इधर भी अर्ध सेल है, इधर भी अर्ध, यानी कि 2 अर्ध सेल। ये जो दिख रहा है ये अर्ध सेल हो गया ना, इलेक्ट्रोड को अर्ध सेल यहाँ पर बोल रहे हैं। इधर जिंक का इलेक्ट्रोड है, इधर कॉपर का इलेक्ट्रोड है। पूरा तो नहीं बताएंगे क्योंकि ये लंबा टॉपिक डेनियल सेल का, आपको हम लवण सेल समझाते हैं। देखिए होता क्या है कि जब इनसे करंट प्रवाहित किया जाता है, Zn और Cu से, इनको जब बैटरी से जोड़ के करंट प्रवाहित किया जाता है तो दोनों के बीच जो क्या होता है, परिपथ पूरा हो नहीं पाता, परिपथ पूरा हो नहीं पाता है। तो परिपथ पूरा ना होने के कारण लवण सेतु यहाँ पर जो है परिपथ का काम करता है। KCl है, इसमें KCl भर दिया जाएगा, या तो आपका KNO3 भर जाएगा। मतलब कि दोनों अर्ध सेलों के बीच, जो दोनों अर्ध सेलों के बीच ये परिपथ पूरा करने का काम करता है।
जब परिपथ पूरा हो जाता है, करंट प्रवाहित होने लगती है, तो कभी कभी क्या होता है, देखिए ये जो दिख रहा है आपको ना, ये यही आपका अगर अगर जो द्रव आपका, ये क्या है, अगर अगर है आपका, अगर अगर द्रव इसमें जो है ये आपका, इसमें थोड़ा भर देते हैं, हम नहीं भरे थे, ठीक है ना। तो अगर अगर द्रव समझ गए आप। अब देखिए कैसे काम करता है विद्युत, और कभी कभी जो है आपका ये विद्युत उदासीनता को भी बनाए रखता है। 2 पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला तो आप समझ गए होंगे कि इसका उपयोग विद्युत रासायनिक सेल में क्या आता है, तो डेनियल सेल जो आपका है ये क्या है, विद्युत रासायनिक सेल ही तो है, तो समझ गए ना। और आपका दूसरा पॉइंट क्या है, विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। देखिए होता क्या है, जब रिएक्शन होता है यहाँ पर, मतलब कि इसमें करंट प्रवाहित किया जाता है, तो जर्डन CU के बीच जो है क्या करता है, ये उदासीनता, विद्युत उदासीनता का मतलब समझते हैं। विद्युत उदासीनता का मतलब हो गया, जैसे कि मान चलिए कि CU पर आपका +2 गो चार्ज है, तो SO4 भी कितना चार्ज है, -2 गो चार्ज है, तो चार्ज संख्या बराबर है, चार्ज यानी कि आवेश की संख्या बराबर कोई क्या कहते हैं, विद्युत उदासीनता कहते हैं, समझ गए ना। यानी कि आवेश की संख्या बराबर रहेगा। तो आवेश की संख्या बराबर कौन करता है यहाँ पर हमारा, ये करता है लवन सेतु। कौन करता है, लवन सेतु करता है। लवन सेतु में क्या डालें, KCl, के क्या आपका प्लस होता है, तो जब ज़रूरत होगा माइनस वाले को तो ये प्लस चला जाएगा, और जब प्लस वाले को माइनस का जरूरत होगा तो Cl चला जाएगा, समझ रहे ना। तो इस तरह से विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है कौन, लवन सेतु। बस यही छोटा सा टॉपिक है, बाकी डेनियल से एक आपका अलग लंबा टॉपिक है, समझ गए, लवन सेतु। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है अभिक्रिया का औसत वेग। क्या है, अभिक्रिया का औसत वेग। पढ़ते हैं इनको। क्या होता है, किसी निश्चित समय अंतराल में अभिक्रिया या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इसे RAV से सूचित करते हैं। R का मतलब यहाँ होता है रिएक्शन ऑफ रेट, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ वेलोसिटी बोल सकते हैं ना। रिएक्शन ऑफ मतलब कि अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर, एक ही बात है ना। तो अभिक्रिया का औसत वेग क्या हो गया, RAV। तो देखिए होता क्या है, मान के चलिए कोई रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, इसे मान लीजिए कि A + B से क्या बन गया, कुछ प्रोडक्ट बन गया, उत्पाद बन गया, ठीक है ना। क्या बन गया, उत्पाद बन गया। तो किसी निश्चित समय अंतराल में, मान चलिए ये रिएक्शन 10 बजे स्टार्ट होना हुआ और 10 बज के जो है 5 मिनट में, यानी कि 5 मिनट का अंतराल हो गया। 5 मिनट के अंतराल में देख रहे हैं कि अभिकारक, ये दोनों अभिकारक हैं, आपको पता है ना, जो अभिक्रिया में भाग लेते हो अभिकारक होता है, उत्पाद, ये उत्पाद बन गया। तो 5 मिनट के अंतराल में फिक्स समय कर दिए हैं। 5 मिनट के अंतराल में जो परिवर्तन होगा अभिकारक में या उत्पाद में, उस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया का औसत वेग कहेंगे। और इसे RAV से सूचित करते हैं। यहाँ पर देखिए लिख दिए प्लस माइनस डेल्टा, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, डेल्टा का मतलब क्या होता है, परिवर्तन होता है। और C का मतलब यहाँ पर सांद्रता, सांद्रता किसकी, अभिकारक की भी और उत्पाद की भी, ठीक है ना, बटे समय। समय मतलब डेल का मतलब हो गया आपका क्या, परिवर्तन, T मतलब समय, यानी कि समय परिवर्तन सांद्रता के परिवर्तन में होने में। प्लस हम किसके लिए लगाए हैं, प्लस लगाए हैं आपके प्रोडक्ट के लिए, और आपका क्योंकि पता है आपको प्रोडक्ट बनेगा, अभिक्रिया जब होगा तो अभिकारक की सांद्रता घटती जाएगी, उत्पाद की बढ़ती जाएगी, आपको पता है। और हम जो माइनस लगाए हैं वो अभिकारक के लिए, ठीक है ना। तो अभिक्रिया का औसत वेग आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका है अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसको बोलते हैं। ये भी सिंपल है। अभिक्रिया का औसत वेग में क्या था, उसमें समय हम फिक्स कर दिए थे, लेकिन अभिक्रिया के तात्क्षणिक वेग में होता है कोई फिक्स समय इसमें नहीं है, कोई ऐसा टाइम जिसमें कि सांद्रता में, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हमें देखने को मिलता हो। कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है, एकदम अचानक से, अचानक की बात हो यहाँ पर, किसी क्षण नहीं, तो उस क्षण एकदम मजा आया देखने में हमको। तो वही बात है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित क्षण, देख ना, निश्चित मतलब कोई एक ऐसा समय जिससे कि अभिकारक और सांद्रता में परिवर्तन हो। निश्चित क्षण पर अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। इसे RIN से, R मतलब हो गया आपको पता है अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर, INS का मतलब हो गया तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस। तो वही हो गया प्लस माइनस dc/dt, समझ रहे हैं। D का मतलब यहाँ पर होगा छोटा सा परिवर्तन, D का मतलब यहाँ पर क्या है, छोटा सा परिवर्तन। यहाँ डेल था, इधर डेल था ना, तो डेल का मतलब होता है बड़ा परिवर्तन, और आपका D, छोटा D मतलब होता है छोटा परिवर्तन। तो डेल dc/dt, समझ गए ना। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें ताप का कितना महत्वपूर्ण भूमिका होता है, वो हमें आप बताइए। देखिए सीधी सी बात है, जब कोई भी रिएक्शन होगा, मान लेते हैं कि A और B दोनों अभिकारक हुआ, ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा, तो आपको पता है, अच्छा ये जो अभिकारक हैं ये ठोस ठोस भी हो सकते हैं, गैस गैस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा।
देखिए जब हम ताप बढ़ा देंगे तो क्या होता है, जो भी पदार्थ है उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है, आप पढ़े होंगे 9 10 में पढ़े होंगे, जब किसी पदार्थ में जब किसी पदार्थ की को ताप देते हैं उसके कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं ताप के डर से। तो भागेंगे तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया वो तेज़ी से करेगा। तो वही लिखे यहाँ पर है, ताप के बढ़ने से अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, मतलब कहेंगे क्या है, तो अभिक्रिया के वेग पर ताप प्रभाव यही है। अच्छा, एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, 10 डिग्री सेल्सियस अगर ताप बढ़ा देंगे ना तो वेग जो है, अभिक्रिया का जो गति है, अभिक्रिया करने की दर जो है वो आपका कितना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है ना। बाकी ये आपका हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, थ्रेशोल्ड ऊर्जा या देहली ऊर्जा क्या है। दोनों नाम आपको याद रखना है, देना है, मतलब लिखना है इसमें, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो उन अणुओं के पास होती है जिससे प्रभावित टक्करों द्वारा अभिक्रिया संपन्न होती है, देहली ऊर्जा कहलाती है। देखिए सीधी सी बात है, अगर मान के चलिए कि A+B आपका अभिकारक है, ये बन रहा है प्रोडक्ट, तो कैसे बन गया, क्यों बना प्रोडक्ट, आपको पता है। A और B को उत्पाद बनाने के लिए इसको ऊर्जा की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। वही आवश्यक ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा की ज़रूरत होगा, हमें ही खाना बनाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है ना, मत ऊर्जा करें, हमें ही खाना बनाने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी होता है, गैस जरूरी होता है, बाकी जितना खाद्य सामग्री वो जरूरी होता कि नहीं होता है, तब ना खाना बनाएंगे। उसी तरह यहाँ पर A और B अभिकारक जो है, इनको भी उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। वही आवश्यक ऊर्जा, जो ऊर्जा जरूरी है, उसी ऊर्जा कहते हैं थ्रेशोल्ड ऊर्जा या देहली ऊर्जा आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए पढ़ते हैं क्या होता है। देखिए A और B क्या करेंगे, जब आपस में मिलेंगे तो ये क्या, इनके पास जो ऊर्जा होती है ना उससे टक्कर करेंगे। क्या करेंगे, टक्कर करेंगे। जब टक्कर करेंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या बनेगा, उनसे प्रोडक्ट बनेगा। तो वही यहाँ पर पूरा रामायण यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित करें। पढ़ते हैं इनको। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। जितने भी प्रश्न मैंने इस वीडियो में बताया है सारे के सारे इंपॉर्टेंट, बाहर जाने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान चलिए हमारा एक अभिक्रिया है 2A+3B, अभिकारक हो रहा है, अभिकारक दोनों है, 2A भी अभिकारक है, 3B भी अभिकारक है, दोनों मिलकर क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनाएगा, अब लिखेंगे इसका हम वेग व्यंजक। क्या लिखेंगे, वेग व्यंजक। वेग व्यंजक कैसे लिखते हैं, अभिक्रिया, ये जो R है अभिक्रिया का वेग है, तो यहाँ पर देते हैं K। क्या देते हैं, K का मतलब यहाँ पर है वेग स्थिरांक। K का मतलब क्या है, वेग स्थिरांक, वेग व्यंजक, वेग नियतांक जो बोल दीजिए। A को ब्रैकेट में रखते हैं, क्या रखते हैं, A को ब्रैकेट में रखते हैं और ऊपर उसका घात लिखते हैं। किसका घात, A की जितनी मात्रा है। तो यहाँ पर तो अभी फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, फिर प्रोडक्ट कौन है, मतलब कि अभिकारक कौन है, B, फिर B को लिखे, फिर इसको ब्रैकेट में घेरे, फिर इसके ऊपर क्या दे दिए, Y दे दिए। अभी इसका लिखेंगे अलग से हम, ठीक है ना, कोटि बताने हैं ना, बता देंगे कोटि आपको अभी। तो कोटि इसका क्या हो जाएगा, इसका जितना पावर है, इसका जितना पावर है, दोनों जोड़ दिए, वही क्या होगा, कोटि। सिंपल एकदम। अच्छा, ब्रैकेट का मतलब जो है, ब्रैकेट में जो घेरे हैं, ब्रैकेट का मतलब होता है मोलर सौंदर्य या सांद्रता या मोलरता, है ना, या सक्रिय द्रव्यमान आप बोल सकते हैं। ब्रैकेट का मतलब यही होता है, ठीक है ना। तो कोटि क्या हो गया, दोनों घात जोड़ दिए। जैसे इन अभिक्रिया कोटि हम कैसे निकालेंगे, सिंपल है, 2 3 5, इसका क्या हो गया, कोटि हो गया। समझ रहे ना। तो उम्मीद है कि ये भी आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना।